एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 21 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, बिकॉज अभी हाल ही में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा और साथ ही साथ हम यहाँ पे कवर करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम क्या लेते हैं, बेसिकली अभी जो हम फिलहाल लेके चल रहे हैं तो यूपी जीके को लेकर चल रहे हैं, जो कि आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है जो कि 18 फेब को बताया जा रहा है। तो ठीक है ना, तो इसी के लिए जो है आप लोग को यूपी जीके से क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे यहीं से बन जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत और यहीं से हम बढ़ने वाले हैं आगे। सो अब हम बात करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर आप जो है वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी तक जो है ये बेसिक जानकारी या फिर बेसिक बोल सकते हैं करंट अफेयर है, वो जो है लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो वो छोटा सा काम है, आई होप आप सभी जरूर करेंगे। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अभी हाल ही में एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन यानी कि एसर, ठीक है ना, एसर के द्वारा जो है रिपोर्ट जो है 2023 की 23 जो कि बियॉन्ड बेसिक नामक एक रिपोर्ट जो है जारी हुई है। इस रिपोर्ट में कितने वर्ष की आयु के ग्रामीण छात्रों के बीच सर्वेक्षण किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसर रिपोर्ट, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग जो है आंसर को सुन लीजिए क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बेसिकली जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यानी कि जो ये रिपोर्ट आई है ना, तो ये कौन कितने वर्ष के आयु वाले बच्चों को जो है इसमें इस बेसिकली जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से जो एज वाले जो बच्चे हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो वो 14 से 18 साल तक के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को डिटेल में। तो सबसे पहले बात करें तो ये याद रखिएगा, ये हाल ही में अभी जो है प्रथम फाउंडेशन के नेतृत्व के द्वारा एक सर्वेक्षण के आधार पर बियॉन्ड बेसिक शीट्स के साथ जो है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट को पेश किया गया है, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में एसर बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा किसके नेतृत्व में, तो प्रथम फाउंडेशन है, इसके बेसिकली नेतृत्व में जो है इसे जो कि बियॉन्ड बेसिक नाम से जो आपका एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है हर साल पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वहीं अगर हम इसमें बात करें कि कितने सारे बच्चों को इसमें जो है शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा जो लक्षित आयु समूह है इसमें जो है 34,745 छात्रों के जो मूलभूत पाठन है और इसी के साथ जो अंकगणित की जो क्षमता होती है, जैसे कि जोड़ घटा करना भाग करना, जो बेसिक है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आकलन करने के लिए इसमें 26 राज्यों और 28 जिलों में से जो है 14 से लेकर आपके 18 वर्ष तक के आयु के ग्रामीण छात्रों के बीच एक घरेलू सर्वेक्षण किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको इतना याद रखना है। साथ ही अगर इसमें हम बात करें कि युवा प्रतिनिधियों की इसमें जो है क्या स्थिति है, यानी युवा है जो आप लोगों को पता है कि इंडिया क्या है, यूथ से भरा हुआ है, इसीलिए भी ये भी जो रिपोर्ट है एसर, इसके द्वारा भी जो है युवा से रिलेटेड यहाँ पे जो है डेटा को प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या बताया गया, सभी लक्षित श्रेणियों में जो है पुरुषों की तुलना में अधिक जो है महिलाएं रोजाना घरेलू या फिर घर के कामों में शामिल रहती हैं। यानी ये तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने भी देखा होगा या फिर आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो होता है फीमेल ही काम करती हैं, इस वजह से वो अपना स्कूल या फिर कॉलेज नहीं जा पाती हैं। तो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और कुल मिलाकर बात करें तो ये लगातार जो है 20% अंकों तक रहा है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बुनियादी कौशल और साक्षरता स्तर का आकलन भी किया गया है। इस आयु वर्ग में बात करें लगभग 25% बच्चे जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के पाठ को धारा प्रभाव रूप से नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब क्या है, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी ही लैंग्वेज में, कक्षा 2 के बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी ही लैंग्वेज में जो है वो पुस्तक को नहीं पढ़ पाते। तो इसके ऊपर भी डेटा प्रस्तुत किया गया। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने का जो कौशल है, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग इसमें बात करें तो 57.3% की बात करें, जो कि 3% है, इसमें अंग्रेजी के वाक्य
पढ़ सकते हैं, लेकिन छात्र जो कि अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें से अगर हम बात करें 3/4 जो कि वाक्य का अर्थ ही नहीं समझ पाते। मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, जो तो इसमें 57.3% ऐसे हैं बच्चे जो कि सिर्फ क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी के जो वाक्य है ना वो पढ़ सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर वो पढ़ रहे हैं, उनका जो मीनिंग उन्हें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो पढ़ तो देंगे, लेकिन उसका मीनिंग उन्हें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है। तो इसके ऊपर भी डेटा प्रस्तुत किया गया है, वो भी 73.5% ऐसा है। इसी के साथ गणित की बात करें तो गणित से जुड़ी समस्या बहुत ज्यादा है। इसमें 14 से लेकर 18 वर्ष की बात करें, जो भी बच्चे लिए गए हैं, इसमें आधा से अधिक युवा को भाग की बात करें तो वो 3 डिजिट वाले यानी कि 3 अंके और या फिर एक अंक को हल करने में उन्हें कठिनाई होती है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि यहाँ पे 2 है और फिर ये 2 है और यहाँ पे एक ओवर हम 2 ले लेते हैं अपॉन, यहाँ पे हम 2 से ही इसे डिवाइड करने को देते हैं, तो वो लोग ना ये भी नहीं कर पाते है ना। तो ये वाली बात यहाँ लिखी गई है। जबकि केवल अगर हम लोग इसमें बात करें तो 43.3% ऐसी समस्याओं को सही ढंग से हल करने में सक्षम है। यानी 100 में से सिर्फ जो है 43.3% ही बच्चे जो है इसे सॉल्व कर पाते हैं और बाकी जो है वो नहीं कर पाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं वर्ष 2017 में जो है 39.5% युवक की तीसरी चौथी कक्षा के स्तर के विभाजन समस्या को लेकर हल कर सकते हैं। जबकि जो है 23 वर्ष में जो कि 2023 की रिपोर्ट है, इसका अनुपात बढ़कर कितना हो गया, 43.3% हो गया है। तो ये भी आपको इसमें आप लोगों को जो है याद रखना है। साथ ही जो है शिक्षा के उद्देश्य से जो कि स्मार्टफोन का अब बहुत ज्यादा जो है उपयोग बढ़ गया है कोविड के समय से ही। तो इसमें जो है अब ये बात बताई जा रही है कि अब जो है विद्यार्थी क्या करते हैं कि स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है, तो इस स्मार्टफोन सबके पास तो है, लेकिन उसका यूज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही इसका यूज किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य से जो है वो लोग स्मार्टफोन का जो है यूज नहीं करते, यानी काफी कम, ना के बराबर ही समझिए, ठीक है। इसी में जो है लगभग 80% लोगों ने बताया है कि स्मार्टफोन का उपयोग जो है वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, मूवी देखने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए या फिर कोई भी अलग चीजें खेलने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है गेम बहुत ज्यादा खेला जाता है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। एसर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एसर के बारे में। तो एसर जो कि एक देशव्यापी नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू संरक्षण है, यानी कि हम लोग जो है ना अपने यहाँ का ना खुद से ही निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति का विवरण प्रदान किया जाता है। जो कि अगर हम बात करें इसमें एनजीओ कौन है शामिल, तो एनजीओ का नाम क्या है, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा इसे जो है चलाया जाता है। शुरुआत की बात करें तो इस सर्वेक्षण की बात करें तो पहली बार इसे 2005 में लागू किया गया था, जो कि बेसिक एशर सर्वेक्षण 2014 की बात करें तब तक तो ये वार्षिक रूप से ही आयोजित किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है आपका 2016 से इसे एक वर्ष के अंतराल के बाद यानी कि दूसरे वर्ष में जो है इसे आयोजित कर दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इसमें क्या होता है आपका डेटा संग्रहण फोकस किस जो कि इसमें डेटा का यूज करते हैं वो किस चीज के ऊपर फोकस रहता है इनका, ठीक है। तो मेन इनका फोकस कहाँ रहता है, तो बच्चों के नामांकन स्थिति के ऊपर, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 से लेकर 16 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं तो उनके नामांकन स्थिति के ऊपर इनका फोकस रहता है। वही बुनियादी पठन और इसी के साथ अंकगणित का स्तर जो कि 5 से लेकर जो कि आपका 16 वर्ष तक के जो भी बोल सकते हैं बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर यहाँ पे जो है ध्यान दिया जाता है। महत्व की बात करें, ये रिपोर्ट है उसे बनाने का बेसिकली पर्पस क्या है, तो महत्व की यहाँ पे हम बात करें तो उपयोग शिक्षा के क्षेत्र की वास्तविकता स्थिति और मूल्यांकन के साथ सरकार द्वारा नीतियों के निर्माण में योगदान देने के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो है उपयोग की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र का वास्तविक स्थिति क्या है ये बताने के लिए कि ग्राउंड लेवल पे मतलब कि हो क्या रहा है स्कूलों में, ठीक है। इसी के साथ सरकार अगर कोई नीतियां बनाती है शिक्षा से संबंधित तो उसके लिए भी यहाँ से ही डेटा लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एसर के बारे में आपको इतना याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है
नेक्स्ट यहाँ पे तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन की जो है शुरुआत की है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा ऑपरेशन सर्वशक्ति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका यूज जो है कहाँ पे किया करेंगे, जो कि हमारे सैनिक हैं, तो भारतीय सैनिकों के द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में जो है आतंकवादियों को वहां से बेसिकली जो है हटाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है, कि पूरी तरीके से जो है वहां के जो आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, यानी कि रंजन गोगोई। कौन है? रंजन गोगोई की बात करें तो इनको जो है बेसिकली अभी असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा बताइए कि ये हमारे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका नाम है रंजन गोगोई। इनको जो है असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है असम वैभव से सम्मानित किया गया है, जबकि इसमें एथलीट जिनका नाम है हिमा दास को असम सौरभ से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असम वैभव की बात करें तो रंजन गोगोई को दिया गया है, और असम सौरभ में आपको याद रखना है किन्हें ये जो सम्मान दिया गया है, तो एथलीट है इनका नाम है हिमा दास। वर्ष 2024 के लिए जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया, 16 जनवरी को असम वैभव सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें जो है शर्मा के द्वारा मतलब कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है हेमंत बिस्वा, इनके द्वारा यहाँ पर दिसपुर में लोक सेवा भवन में असम राज्य नागरिक पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को जो है 22 नामों की यहाँ पे घोषणा की गई है, जिसमें से असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव शामिल है। ये यहाँ के सम्मान है जो कि असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब की बात करें यहाँ पर तो असम वैभव पुरस्कार जो कि 2023 की बात कर ले यहाँ पर, तो इसमें जो है असम राज्य के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है आपका असम वैभव पुरस्कार के रूप के में बात करें तो यहाँ पर जो है गोगोई को जो है इसमें आपको याद रखना है रंजन गोगोई जी को क्या दिया गया है, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है, पदक दिया गया और इसी के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। इसी में हम बात करें कि आपको याद रखना है रंजन गोगोई जो कि भारत के कौन से नंबर के थे न्यायाधीश, तो 46वें नंबर के जो है ये आपको याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर से बात करें तो इनके द्वारा जो है पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश है, यानी कि ईस्ट से कोई ऐसा जो कि आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि उस न्यायाधीश का नाम बताइए जो कि पूर्वोत्तर से संबंधित है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा रंजन गोगोई है जो कि 46 नंबर के कौन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस समय कौन है जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट है कि इसमें जो है बेसिकली उनके कार्यकाल के दौरान क्या किया था, जब उस समय बेसिकली जो है इनका जब ये कार्य कर रहे थे जब 46वें नंबर के जब ये सीजी आए थे, तो इनके द्वारा जब अपने द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में 1 दशक पुराने जो कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर फोकस करके जो है ऐसा बोला जा रहा है कि इसी के लिए जो है इन्हें असम वैभव पुरस्कार से नवाजा गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, यानी 1 दशक पुराने जो कि ये केस है इसके ऊपर इनके द्वारा जो है फैसला सुनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर बात करें यहाँ पे असम सौरभ पुरस्कार 2023 की, तो इसमें याद रखिएगा इस वर्ष जो है राज्य सरकार के द्वारा 4 असम सौरभ और 17 जो है इसमें असम गौरव पुरस्कारों के सहित इसमें 22 हस्तियों को जो है नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें जो है पुरस्कार में 4 हस्तियों को प्रदान किया जाएगा, जैसे हिमा दास जो कि एथलीट से है, वहीं डॉक्टर किशन चंद्र नोरलिया जो कि कला और संस्कृति संबंधित है। इसी के साथ एल्विश अली हजारिका जो कि तैराकी से संबंधित है, और नेक्स्ट है इसमें नदी राम दौरी जो कि तीवा नृत्य से संबंधित है। बेसिकली ये 4 यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, 4 प्रकार के यहाँ पे कैटेगरी बनाई है जो कि खेल से है, संस्कृत से है आपका, और इसके साथ है नृत्य से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस पुरस्कार में जो है क्या मिलता है बेसिकली, तो एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, पदक मिलता है और 4 लाख रुपए का इसमें नगद जो है पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर कौन बनी है? तो इनका नाम है सू रेडफर्न। तो सू रेडफर्न जिन्हें जो है अभी आईसीसी के द्वारा पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर के रूप में चुना गया है, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी बोलते हैं, इनके द्वारा जो है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एम्पायर के रूप में सू रेडफर्न को जो है चुना गया है। तो सू रेडफर्न जिन्हें जो है अभी आईसीसी में पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर के रूप में चुना गया है, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी आईसीसी महिला चैंपियनशिप और इसी के साथ टी20 मैचों में जो है इनके लिए जो है नाम जो है लिया गया है। और इसी के साथ हम लोग बात करें कि अगर जिनका नाम है रेडफर्न, इनके द्वारा जो है इंग्लैंड के लिए खेला है और इन्होंने कई वर्षों तक जो है कई विश्व कप में एम्पायरिंग भी की है और इनका जो है इसके पास अच्छा सा अनुभव भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इतना जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 2023 का जो है उद्घाटन हो चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम का 2023 का। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के बारे में जान लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो तमिलनाडु में जो है बेसिकली इस साल, यानी कि जो कि छठा संस्करण है, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तमिलनाडु के द्वारा किया जाना है, जिसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ये पहली बार ऐसा होगा कि जब यूथ गेम्स की बात करें, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कि साउथ से कोई जो है स्टेट जो है इसका आयोजन कर रहा है, यानी कि दक्षिण भारत से आयोजन करने वाला पहला भी बोल सकते हैं कि जो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, और इसका ये छठा संस्करण हुआ है। कब से कब तक होगा? तो 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा, चेन्नई में होगा, मदुरई में होगा, फिर आपका त्रिची में होगा, और इसी के साथ आपका होगा कोयम्बटूर में होगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में संस्करण की बात करें, जो कि 26 खेलों के विषय में एक डेमो स्पोर्ट्स में 275 से अधिक इसमें प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों के साथ इसमें 5600 बेसिकली अधिक एथलीट जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तमिलनाडु में जो कि पारंपरिक खेल है जिसका नाम है सिलंबम, और इसी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जिसमें जो है पहली बार डेमो खेल के रूप में जो है इसे पेश किया जाएगा। और खेलो इंडिया की बात करें तो इस संस्करण में जो है स्क्वैश खेल को भी पहली बार ही आयोजित किया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट गेम हो गए हैं जो आपको याद रखना है, जो कि तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल भी है। वहीं शुभारंभ की बात करें तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कौन है, तो वीरा मगई है, और जो कि रानी वेलू नचियार, जिन्हें प्यार से वीरा मगई के नाम से जाना जाता है, जो कि एक भारतीय रानी थी और जिन्होंने जो है ब्रिटिश उपनिवेश शासनकाल के समय पे जो है इनके खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। वहीं हम बात करें यहाँ पे लोगो क्या रहेगा, तो लोगो याद रखना है आपको, जो कि कवि हैं जिनका नाम है तिरुवुल्लर की आकृति रहेगी, जो कि इसमें लोगों के आप लोग को देखने को मिलेगा। पृष्ठभूमि की बात करें तो उद्देश्य क्या है, सिंपल सा यही उद्देश्य है इसमें कि जो कि देश के जितने भी यूथ हैं उनको जो है खेले जाने के लिए, सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाकर जो है जमीनी स्तर पर जो है, यानी बोल सकते हैं कि जमीनी स्तर पर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है खेल संस्कृति और पूर्ण जीवित करने के लिए, भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में जो है स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की जो है शुरुआत की गई है। ये जो है एक वार्षिक योजना होती है, इसी वर्ष में एक बार ही इसका आयोजन किया जाता है किसी भी स्टेट के द्वारा। तो इस साल जो है तमिलनाडु कर रहा है, वो भी छठे संस्करण का कर रहा है। अगर हम बात करें पहला कब हुआ था, तो 2018 में इसका जो है आपको याद रखना है पहली बार इसका आयोजन दिल्ली ने किया था, और 2018 में पहली बार दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। वही हम लोग बोले कि आयोजक कौन होता है इसमें, तो युवा खेल एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसे हर साल जो है आयोजित किया जाता है। अब आपको बताना है कि युवा खेल एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक सीरीज किसने लॉन्च की है, तो यहाँ पे याद रखना है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज, जो कि दुनिया भर में दुनिया भर की बात करें तो टिकटों वाली एक पुस्तक ही जारी की गई है। इसमें जो है 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाता है,
इसी में अयोध्या में जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों भी संपन्न होना है, यानी कि कब होगा, आपको याद रखना है 22 तारीख जो कि मंडे को है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए समझते हैं बैकग्राउंड फॉर्मेशन। तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा की जो कुल ऊंचाई की बात करें तो ये दुनिया में बात हो रही है, यानी कि 206 फीट है। प्रतिमा का अनावरण जो है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस प्रतिमा में जो है 81 फीट मंच है और जिस पर जो है 125 फीट ऊंची प्रतिमा को खड़ा किया गया है। प्रतिमा की हम लोग बात करें जो कि कितने एकड़ भूमि पर लगा है, तो 18.81 एकड़ भूमि पे जो है ये पूरा का पूरा फैला हुआ है अम्बेडकर जी की प्रतिमा। और इसी के साथ वहां पे जो भी याद रखना, जो भी आप लोग को मंच बनाए गए हैं वो पूरा का पूरा जो है आप लोग को इतने एकड़ में आपको देखने को मिलेगा, 18.81 में। ठीक है, इस प्रतिमा का बनाने में जो खर्च आया है वो 404.35 करोड़ का खर्च आया है। इस प्रतिमा को बनाने में करीब और करीब कितना स्टील लगा है? तो याद रखिएगा 400 टन स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति बनाने की जगह जो है स्वराज मैदान समेत मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को फिर से विकसित किया गया है। इसी में यहाँ पर जो है म्यूजिकल टावर फाउंट को भी लगाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, अभी जो है विश्व आर्थिक मंच भारत में किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगी? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? आपको तेलंगाना में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो याद रखना है आपको WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना जो है एक केंद्र जो है हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित करने वाली है। इसमें जो है तेलंगाना का स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन होगा जिसमें जो है भारत में विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र संगठन होने वाला है। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक होगी। इसमें जो है तेलंगाना सरकार और WEF के बीच जो है सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे से सेशन की जिसमें हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। इसमें हम लेने वाले हैं यूपी जीके से रिलेटेड उन क्वेश्चन को जो कि कभी ना कभी आपके एग्जाम में बने हैं, जो कि यूपी वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है यूपी कांस्टेबल का पेपर देना है, एग्जाम देना है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 15 अगस्त 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना की शुरुआत की जाती है उत्तर प्रदेश में। माफ कीजिएगा। इसी के साथ प्रसिद्ध संगीतकार वजीर अली खां और ने जो है वीणा वादन में जो है ख्याल पद्धति का प्रयोग करके किस संगीत घराना को जन्म दिया था? तो याद रखना है इनके द्वारा जो है सीनिया घराना को जो है जन्म दिया गया था, जिसमें जो है वीणा वादन और ख्याल पद्धति का मिक्स करके इस घराने को बनाया। तो घराना याद रखिएगा सीनिया घराना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में जो है घराना से जो है ना क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, कौन सी जो है नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख है? तो याद रखिए कथक। कौन सी? कथक शैली जो है वो उत्तर प्रदेश का एक, आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का क्या है? नृत्य शैली है, ये भी याद रखना है। इसके साथ कथक की अवधारणा में ठुमरी का प्रयोग किसने किया था? तो महाराज बिंदा दीन के द्वारा। तो महाराज बिंदा दीन ने जो है कथक में जो है ठुमरी का प्रयोग किया था। इसी के साथ निम्न में से कौन सा स्थान जो है बुद्ध तथा जैन धर्म के तीर्थ स्थली है? तो कौशाम्बी। तो कभी भी एग्जाम में बने तो याद रखिएगा जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म से कौन सा स्थान है जो कि तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है, वो कौन है? कौशाम्बी है। कौन है? कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में किस नगर को जो है पांडव का नगर के नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी को। किसे? वाराणसी को जो है उत्तर प्रदेश का नगर है, जिला है, जिसे जो है पांडव नगर के नाम से भी जाना जाता है। वही उत्तर प्रदेश किस स्थान पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और वहां जो है प्रतिवर्ष नवरात्रों में मेला लगता है, तो वो कौन है? विंध्याचल है। ठीक है, विंध्याचल आपको याद रखना है। तो विंध्यांश आपको दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे विंध्याचल में विद्या और यहाँ पे भी आपको विद्या देखने को मिलता है। वहीं जगह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष जो है नौचंदी का मेला लगता है? तो कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। तो
आपको ये भी याद रखना है, मेरठ में बेसिकली क्या लगता है, नौचंदी का मेला लगता है। वहीं उत्तर प्रदेश का उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसी के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत किन नगरों के माध्यम बातचीत के साथ हुई थी, तो कहां पर, लखनऊ और दिल्ली के साथ हुई थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना, कौन सा, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है, तो बुलंदशहर में स्थापित है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये बुलंदशहर जनपद में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कार्यरत है, तो ये कहां पर आपका, रुड़की विश्वविद्यालय जो कि रुड़की में है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ। ठीक है, आई होप जो है आप लोगों को यूपी जीके पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर बताने की बारी। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिसंबर महीने में वर्ष 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किस खिलाड़ी को दिया है, तो दीप्ति शर्मा को दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दीप्ति शर्मा याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो हाल ही में किसने जो है श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर जल्दी से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। सो आज तो संडे है, तो संडे को जो है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करनी है और थोड़ा फन डे करते हुए भी आप लोगों को आगे बढ़ना है। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।